तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों स्टार्ट किया गया है इंडियन ज्योग्राफी। इसके कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बना है, इसके पिछला सारा वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा और यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। आज का जो वीडियो है हम लोग समझेंगे कि भारत के तटीय राज्य और समुद्री सीमा, ये इसका टॉपिक है कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं और समुद्री सीमा कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि द्वीप किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप एक शब्द आता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, और एक कहलाता है महाद्वीप। तीनों को ध्यान से समझिए। अगर हम तीनों को ध्यान से समझते हैं तो द्वीप, द्वीप उसे कहा जाता है स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो तो उसे द्वीप कहा जाता है। खास करके अगर देखेंगे कि जो टापू होते हैं उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि ये कोई लैंड है, लैंड का मतलब होता है जमीन। ये कोई जमीन है जिसके चारों तरफ जल हो, यानी इधर भी जल है, इधर भी जल है, और इधर भी जल है, और इधर भी जल है। तो इस चीज को, इसके चारों तरफ जो जल होता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। यानी स्थल का कोई भी भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे अगर हम भारत को देखेंगे तो भारत में यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके चारों तरफ जल है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये हमारा द्वीप है। तो द्वीप समझ में आ गया। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यानी स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अगर भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र हम देखें, ये वाला, अगर हम इसको भारत का मैप एक बना लें तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। इधर आपका है अरब सागर, अरब सागर, इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका है हिंद महासागर, हिंद महासागर। यानी इधर भी जल है भारत के, इधर भी जल है और इधर भी जल है। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का ही भाग है, लेकिन यहां पे इसको नाम दे दिया गया अरब सागर, इसको बंगाल की खाड़ी बोला गया है। समझ में आ गई बात? तो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा हम भारत का बोलते हैं कि भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। तो स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। अब समझते हैं महाद्वीप। महाद्वीप में आपके द्वीप भी आ जाएंगे, प्रायद्वीप भी आ जाएंगे। स्थल का वह भाग जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो तो उसे महाद्वीप बोला जाता है। समझ में आ गई बात? तो महाद्वीप क्या होता है कि इसके चारों तरफ जल घिरा हुआ हो, समुद्र से घिरा हुआ हो, उसमें छोटे छोटे द्वीप भी आ जाएंगे, उसमें प्रायद्वीप भी आएंगे, लैंड भी आएगा, और जिसके चारों तरफ क्या हो? समुद्र हो तो उसे महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो तीन बातें आप समझ गए। और भारत में उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? अब उपमहाद्वीप की संज्ञा भारत को दी गई है तो उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? अब इसको ध्यान से समझिए कि अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पूरा पृथ्वी है, जिसमें ये हमारा है आपका उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, और ये यूरेशिया है। यहां पर ये एशिया और इधर एशिया है, इधर आपका जो है यूरोप है। दोनों को मिला के बोलते हैं यूरेशिया, क्योंकि यहाँ यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इधर अंटार्कटिका है, इधर आपका अंटार्कटिका है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब उपमहाद्वीप में जब हम समझेंगे तो उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसका एक रीजन है, और रीजन आपका यह है कि पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि आज जो भारत हम यहां देख रहे हैं, देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है? भारत है। आज भारत जहां पे स्थित है, ये भारत कभी यहां हुआ करता था, भारत यहां हुआ करता था, अफ्रीका महाद्वीप में था। इसके बाद ये इधर की तरफ मूव करता है, इधर की तरफ मूव करेगा, तो इधर जब मूव करता है यानी आता है और यूरेशिया महाद्वीप से टकराता है, जहां पे यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, तो इसमें बहुत सारे देश आते हैं
और ये एक महाद्वीप से अलग हुआ था, इसलिए इसको उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि यह उप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है, इसलिए भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय उप महाद्वीप में कौन सा देश आता है और कौन सा देश नहीं आता, इसको मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है। तो इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे अगर, तो भारतीय उप महाद्वीप में यहां पे देखिए दिया हुआ है, एक देश तो भारत खुद है और इसमें कुल 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। एक तो भारत खुद है, इसी के नाम पे इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। अब भारत के इस मैप में हम देखेंगे तो पाकिस्तान, तो ये वाला हिस्सा हमारा पाकिस्तान का है। ध्यान से समझेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा और इसको मैपिंग के द्वारा समझते चलिए। तो 1 नंबर हो गया आपका पाकिस्तान हो गया। भारत एक खुद है, सॉरी इसको हम 2 करते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ये तो भारत एक खुद उपमहाद्वीप है, ये 2 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पाकिस्तान। इसके बाद कह रहा है नेपाल। अब देखिए यहां से ऐसे अगर आएंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया तीसरे नंबर पर, ये हो गया नेपाल। और नेपाल के बाद भूटान कह रहा है, तो ये वाला हिस्सा हमारा जो है ये भूटान है, ये चौथे नंबर पर हो गया। इसके बाद देखिए बांग्लादेश है, तो ये वाला हिस्सा कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था 1971 में, इसे हम लोगों ने अलग एक देश बना दिया और उसका नाम हो गया बांग्लादेश, ये 5वें नंबर पर आ गया। 6वें नंबर पर देखेंगे तो श्रीलंका है, यानी ये वाला हिस्सा जो है 6 नंबर पर श्रीलंका हो गया। और यहां अगर हम देखेंगे तो यहां एक छोटा सा यहां द्वीप है अगर, तो ये हो गया 7वें नंबर पर, ये हमारा मालदीव हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसको याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझिए। इसको याद करने का ट्रिक कैसे कैसे याद करेंगे, इसको मैप से याद करेंगे। मैप से कैसे याद करेंगे, एक तो भारत खुद है तो भारत यहां हो गया, ऐसे एरो अपने दिमाग में रखिए। पाकिस्तान 1 नंबर, पाकिस्तान के बाद नेपाल 2 नंबर, इसके बाद आपका ये 2 नंबर, इसके बाद देखेंगे भूटान 3 नंबर, इसके बाद देखेंगे बांग्लादेश 4 नंबर, इसके बाद देखेंगे श्रीलंका 5 नंबर और इसके बाद देखेंगे यहां पर 6 नंबर पर है मालदीव। यानी कि अगर आप ऐसे भारत के चारों तरफ अगर दिमाग दौड़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और भारत खुद एक है तो 7 देश हो गए। कितने? 7 देश हो गए भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो चीज है भारत के तटीय राज्य और समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। पहले तो यहां पे देख लीजिए लिखा है भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप अभी आपको बताया है कि ये वाला हिस्सा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये भारतीय प्रायद्वीप में पूरब में बंगाल की खाड़ी, यानी इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। इसके बाद कह रहे पश्चिम में अरब सागर, तो इधर पश्चिम होता है। अगर दिशा को देखें तो इस प्रकार से दिशा होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम में जब आएंगे तो अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर? इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर। और अगर इधर हम आएंगे तो हिंद महासागर, दक्षिण में आएंगे तो इधर हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, तो दरअसल हिंद महासागर के नाम समुद्र सारा हिंद महासागर ही है, इधर का भी, लेकिन इधर बंगाल की खाड़ी बोल दिया गया, इधर अरब सागर बोल दिया गया। 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद आएगा आपका दक्षिण एशिया। ये दक्षिण एशिया क्या है, तो आप सबसे पहले समझिए कि यूरेशिया में 2 महाद्वीप हैं, एक एशिया है और एक यूरोप है। तो हमको यूरोप से नहीं लेना देना है, एशिया में दक्षिण में भारत स्थित है और भारत के साथ साथ कुछ और देश हैं जो दक्षिण एशिया में आते हैं, एशिया के दक्षिण में आते हैं, तो उसे दक्षिण एशिया कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य 8 देश हैं, 8 देश दक्षिण एशिया में आते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग हिंदी में दक्षेश बोलते हैं, इंग्लिश में सार्क बोलते हैं। अब ये 8 देश कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं। ये सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि सार्क में 8 देश आते हैं। अब 8 देश कौन कौन से हैं देखिए, 1 नंबर पे भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान नहीं था,
लेकिन अगर दक्षेश में पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान इसका सदस्य बन चुका है। अब इसमें आठ देश हैं, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश थे। अब ये देखिए, इसके बाद कह रहा है इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। और कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को नेपाल में जो है इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य है आपसी आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, और 2007 में अफगानिस्तान इसका नया सदस्य बना है। ठीक है, यानी कि अगर हम मैप में देखें तो मैप में जैसे हम देखेंगे तो मैप में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे सार्क क्या होता है। तो सार्क दक्षिण एशिया का एक 8 देशों का एक समूह है जो आर्थिक सहयोग के लिए एक दूसरे से मतलब संगठन बनाए हुए हैं, जिसको सार्क बोला जाता है। इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसको सार्क बोला जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है और कौन सा नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुछ देशों के नाम दे देगा, उसकी राजधानी दे देगा, और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि इसमें सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सार्क का लेटेस्ट सदस्य कौन बना है, तो अफगानिस्तान बना है। कब बना है? 2007 में बना है। अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले भारत को देखते हैं। तो भारत तो खुद सार्क का एक सदस्य है, ये हो गया हमारा भारत, ये सार्क का सदस्य हो गया, भारत हो गया, ये 1 नंबर ले लीजिए। इसके बाद कह रहा है कि भारत के बाद पाकिस्तान है, तो ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा देश है? ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और इसको हम लोग पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे रख देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि अफगानिस्तान, ये छोटा सा हिस्सा जो है ऐसे इधर का अफगानिस्तान है, ये तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद ये 2007 में जुड़ा था सार्क में, 2007 ईस्वी में। इसके बाद नेपाल, इस नेपाल को ले लीजिए, ये नेपाल है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद नेपाल के बाद भूटान है, ये वाला हिस्सा जो है 5 नंबर पे रख दीजिए, भूटान आ गया। इसके बाद कह रहा है बांग्लादेश, इसको 6 पे रख दीजिए, ये हमारा बांग्लादेश हो गया। इसके बाद श्रीलंका, ये वाला हिस्सा श्रीलंका का है, 7 हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि मालदीव, इधर मालदीव है, ये 8 हो गए। ये 8 देश दक्षिण एशिया में, एशिया के दक्षिण में स्थित है। इनका आपसी एक संगठन है जिसको सार्क बोला जाता है। 8 देश हैं। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर अपने दिमाग में, मेमोरी में इमेजिन करिए तो भारत एक खुद सार्क का देश है। इसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और फिर श्रीलंका है और मालदीव है। ऐसे कुल 8 देश हैं, और एक अफगानिस्तान है जो 2007 में इसका सदस्य हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। अब इसको समझो कि भारत के तटीय राज्य और समुद्री सीमा क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समुद्री सीमा किसे कहा जाता है। देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसको बात को समझो, समुद्री सीमा जो नापा जाता है वो किलोमीटर में नहीं नापा जाता है, नॉटिकल माइल में नापा जाता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मील जो बोला जाता है 1.6 किलोमीटर होता है। जब मील बोला जाए तो 1.6 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर नॉटिकल मील बोला जाए, यही समुद्री सीमा को नापने का मतलब, समुद्र में जो किलोमीटर नापा जाता है वो नॉटिकल माइल से नापा जाता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। अगर कहा जाए कि समुद्र में हमारा 5 नॉटिकल माइल है सीमा, हमारा वहां तक बॉर्डर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर किलोमीटर में निकालना रहेगा तो 1.8 से गुणा कर देंगे, और जितना आएगा वो समुद्री सीमा हमारा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, और 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। यानी समुद्र में जब हम किलोमीटर नापेंगे, अपनी समुद्री सीमा नापेंगे, तो किलोमीटर में ना नाप के हम नॉटिकल माइल में नापते हैं, और 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। चलो अब इसको समझते हैं अच्छे से कि ये नॉटिकल माइल क्या होता है, और कहां तक भारत का समुद्र में सीमा है, और उसका क्या एक मतलब विशेषता है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो होता है हम समझेंगे कि एक कहलाता है, नंबर 1 पे प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा कहलाता है, यह बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल होता है। अब देखो बेस लाइन क्या होता है, ध्यान से समझिए कि देखिए भारत का ये जो एरिया है, ये ऐसे देखिए अंदर घुसा हुआ है, ये अंदर घुसा हुआ है, फिर अंदर घुसा हुआ है, और फिर देखेंगे तो ये अगर जूम करके देखेंगे तो ये अंदर बाहर की तरफ हुआ है, ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं है लाइन।
तो बेस लाइन क्या होता है? तो बेस लाइन समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर इधर समुद्र है तो इस जो अंदर ये सी अंदर गया हुआ है ये इसका बेस लाइन होता है। ये बेस लाइन है, देखिए ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके अंदर देखिए समुद्र यहां अंदर तक घुस गया है, ये भी अंदर तक है, ये भी अंदर तक है। तो इस अंदर जो घुसा हुआ है इसको आंतरिक जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक जल कहा जाता है, आंतरिक जल। और ये इसका बेस लाइन होता है, यहीं से समुद्री सीमा नापा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये यहां तक समुद्र अंदर घुसा है तो यहां से बेस लाइन नापेंगे फिर इसको यहां से नापेंगे, ऐसा नहीं नापते। ये हमारा बेस लाइन है, जो लाइन ब्लैक कलर से खींचे बेस लाइन है। तो बेस लाइन के अंदर जो जल गया रहता है इसको आंतरिक जल कहा जाता है। ठीक है, देखो यहां कह रहा है कि 12 नॉटिकल माइल है। तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब यह हो गया कि जो हमारा बेस लाइन है, अब जैसे यहां पे देखिए हमारा बेस लाइन क्या है, तो बेस लाइन हमारा ये हो गया, इस प्रकार से बेस लाइन हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा बेस लाइन हो गया। अब ये बहुत अंदर तक समुद्र घुसा हुआ है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, तो उस टेढ़ी मेढ़ी को सीधा कर दीजिए तो बेस लाइन होता है। कह रहा है कि प्रादेशिक सीमा जो है यह 12 नॉटिकल माइल है। तो यहां से जब हम नापेंगे यहां से, तो ये 12 नॉटिकल माइल है। यहां से नापेंगे तो मान लीजिए यहां तक अगर 12 नॉटिकल माइल आ रहा है तो ये 12 नॉटिकल माइल होता है। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर में पूछेगा तब आप क्या जवाब देंगे? तो 12 नॉटिकल माइल में गुणे 1.8 से गुणा कर दीजिए तो 21.6 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि प्रादेशिक सीमा बेस लाइन से कितना दूरी पे होता है किलोमीटर में, तो 21.6 किलोमीटर होता है। नॉटिकल माइल पूछेगा तो 12 नॉटिकल माइल होता है। यानी यहां तक जो है ये सीमा जो होता है ये भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसको प्रादेशिक सीमा बोला जाता है। ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? तो देखो ये कह रहा है आधार रेखा को टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित रेखा है जो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित है। स्थित सागरी जल को आंतरिक जल कहा जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, आंतरिक जल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इस प्रदेश 12 नॉटिकल माइल जो है जिस प्रदेश के आगे आएगा उस प्रदेश का इस पे अधिकार रहेगा। और भारत सरकार का तो है ही है, यहां से खनिज तेल निकाल सकते हैं, खनिज संसाधन निकाल सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं। इस पे पूर्ण रूप से जो है आपका अधिकार होता है। इसमें कोई विदेशी जहाज आता है, व्यापारिक दृष्टि से कोई जलयान आता है तो इस पे आप टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, इस पे पूर्ण रूप से इससे प्रदेश का अधिकार होता है और देश का अधिकार होता है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक। दूसरा कह रहा है अविच्छिन्न मंडल। अब इसको ध्यान से समझो, अविच्छिन्न मंडल कह लीजिए या संलग्न क्षेत्र कह लीजिए, दोनों एक ही है। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? तो संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक सीमा के आगे 12 नॉटिकल से 24 नॉटिकल मील इस देश का कानून काम करता है। अब इसको ध्यान से समझो, जब भी आपसे पूछेगा कि संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल क्या होता है, तो इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तो हो गया आपका प्रादेशिक सीमा। इसके बाद कह रहा है कि इसी बेस लाइन से कितना नॉटिकल माइल? 24 नॉटिकल माइल। अब यहां से समझिए तो ये हमारा हो जाएगा एक सीमा, ये हो जाएगा 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल कहां से? यहां से लेके यहां तक। और अगर पूछेगा कि आपका प्रादेशिक सीमा से कितना आगे होता है, तो 12 नॉटिकल माइल होता है। 12 इधर और 12 इधर, 24 नॉटिकल माइल आधार रेखा से होता है। तो ये हमारा हो गया 24 नॉटिकल माइल हो गया। अब इसको भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसमें से 1.8 से गुणा कर देंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा। तो 24 में 1.8 से गुणा कर देंगे। किलोमीटर में पूछेगा कि मतलब क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र कितना किलोमीटर है आधार रेखा से, तो 24 नॉटिकल माइल में 1.8 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहां पे मैंने बताया था 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो 24 नॉटिकल माइल में क्या करेंगे, 1.8 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर निकल जाएगा। और जब पूछेगा आधार रेखा से कितना नॉटिकल माइल है, तो 24 नॉटिकल माइल है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है भाई? तो देखो इसमें देश का कानून काम करता है, पर्यावरण सुरक्षा, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यानी यहां पे भी भारत सरकार का अधिकार प्राप्त है। यहां पे भारत सरकार दोहन कर सकती है, खनिज पदार्थ निकाल सकती है, यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा कर सकती है, सीमा शुल्क ले सकती है, ये होता है। अच्छा, इसके बाद देखो तीसरा कह रहा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये तीसरी सीमा रेखा है समुद्र में, इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल होता है। यानी कि अगर हम कह दें ये आधार रेखा है, इस आधार रेखा से
200 नाटिकल माइल, ये हो जाएगा हमारा 200 नाटिकल माइल तक हमारा क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। किलोमीटर में निकालना हो तो इसमें भी 1.8 से गुणा कर देंगे और जितना आंसर आएगा किलोमीटर में आ जाएगा। ये क्या होता है, इसमें भारत सरकार जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकती है, यानी इस सीमा में समुद्र में अनुसंधान कर सकती है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकती है, कोई नया द्वीप मिल गया तो उसका निर्माण कर सकती है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकती है, जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हुए हैं उसका विदोहन कर सकती है, मतलब निकाल सकती है और वहां पे अपनी कंपनी क्या बोलते हैं खनिज पदार्थों को निकालने का व्यवस्था कर सकती है। ये सारा चीज छूट मिला हुआ। इसके बाद के विस्तार में सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त है। देखो इसके बाद 200 नाटिकल माइल के बाद इधर जितना भी समुद्री क्षेत्र होगा वो सब पे विश्व का पूरा कानून, यानी विश्व का कानून लागू होगा, उसमें सभी देश समान रूप से काम कर सकते हैं। 200 नाटिकल माइल तक भारत का अधिकार क्षेत्र होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर अब हम इसको देखते हैं मैप में, तो इसको मैप में देखिए ध्यान से, देखिए ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। कह रहा है कि भारत में एक होता है आपका आधार रेखा, मान लीजिए ये आधार रेखा है, यहां पे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ये आधार रेखा हो गया। आधार रेखा से 12 नाटिकल माइल, ये हमारा हो गया 12 नाटिकल माइल प्रादेशिक सीमा हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इसी आधार रेखा से 24 नाटिकल माइल तक